यूपीएससी का सवाल है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है। तो सभी को पता है कि कंडक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीन हीट में आपने पढ़े होंगे। और जो कि यहाँ पे सोर्स हम बताएंगे, ठीक है। ये बीपीएससी 17 का सवाल पूछा हुआ है, एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। ये आपके सामने ये रहा, देखिए हीट चैप्टर में था, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस अनदर प्रोसेस इन नाउन एज रेडिएशन, जो कि किसी भी रिक्वायर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बिना कोई अब मतलब जैसे किसी भी माध्यम, बिना कोई माध्यम से तुम्हारे पास ये हीट पहुंच जाए, वही रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी, राधे राधे। स्वागत करता हूं हमारे चैनल RCTGT एकेडमी पर। तो ये सवाल जो हमने पहले किए वो क्या थे, तो ये सवाल थे बीपीएससी के, ठीक है। और हर सवाल जो है आपको सोर्स, आपको कहाँ से पूछा गया है, कौन से चैप्टर से है, पेज नंबर कौन सा है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सारा सवाल जो भी बीपीएससी यानी कि आपको ये री एग्जाम नहीं, 14 दिसंबर 2024 का पेपर है, ठीक है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। और आपको एक बात बता, यानी कि वीडियो है, ठीक है, तो दोस्तों के साथ एक बार शेयर करके और लाइक बटन दबा के चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला सवाल हम लोगों ने देख लिया, हीट, रेडिएशन, कंबेशन, कंडक्शन, ठीक है, पढ़े होंगे। तो चलिए सेकेंड सवाल कहाँ से पूछा गया था, तो ये सवाल एनसीईआरटी साइंस क्लास 7, आपको पहले क्लास 7 जितना सवाल पूछा गया वो कराएंगे, फिर क्लास 8 से पूछा गया है, फिर क्लास 9 से, फिर क्लास 10 से, बस चार ही क्लास से पूछा गया पूरा साइंस बीपीएससी। देखिए कैसे, किस तरह से सोर्स बताऊंगा, ठीक है। पेज नंबर आप 16 के पास जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो है ये देखिए, द स्टमक सीक्रेट मेकर्स, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर डाइजेस्टिव जूस, यानी कि हमारे जो पेट में, स्टमक में, यानी कि अम्ल पेट में स्रावित होता है तो कौन सा HCl स्रावित होता है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 16 में आपने देखा और क्लास 7 का था चैप्टर नंबर 2 में। और आप अगर बीपीएस यानी कि एनसीईआरटी बुक खोले हुए तो आप जो है कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। पेज नंबर 16 में जाइए, एनसीईआरटी चैप्टर 2 देखिए, बहुत ही मेहनत किया हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आप जो है भाई वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके आ जाइए दोस्तों में, ताकि जो है और यानी कि हिस्ट्री का और क्या कहता है ज्योग्राफी का सारा का जो है आपको यहाँ पे कंटेंट डाल दे, ठीक है। अगला सवाल चलिए, बिना यानी कि स्टमक वाला हो गया, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। थोड़ा सा ऐड कर ले जाते हैं नॉलेज, अगर सवाल आ गया है तो उसके आगे पीछे वाले भी, यानी कि नेक्स्ट 7th 1 बीपीएससी या फिर बीपीएससी ट्री 4 के लिए भी जरूरी हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए गॉल ब्लैडर क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन तो सिर्फ नाम का है, सबसे बड़ा यही होता है 7.5 मीटर, ठीक है। यानी कि दैट स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड इज, यानी कि बाइल जूस जो स्टोर्ड करता है उसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है, ठीक है। ये इसका रोल क्या होता है गॉल ब्लैडर का, तो डाइजेशन किसका करता है, तो फैट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है, ठीक है दोस्त। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपको यहाँ पे सवाल दिख जाए आपको, ठीक है। तो स्टमक इज क्या होता है, थिक बॉल्ड होता है, यानी कि मजबूती, थिक बॉल्ड मतलब थीन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, ठीक है। इट शेप लाइक इज फ्लैटेंड जे, ये शेप कैसा होता है, कौन सा जे शेप का होता है स्टमक, ठीक है। आपने पेट में देखोगे तो इस तरह से आपको जो है, इस तरह से आपको दिखा होगा, ठीक है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये फूड पाइप से रिसीव्ड करता है फूड। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो है आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल, अब बता दूं सवाल ये यहाँ से पूछा गया है, उसके अगल बगल वाले सवाल जानोगे तो और बेहतर ही होगा, ठीक है दोस्त। ऐसा मेरा कहना है भाई, बाकी आप समझदार हो, वीडियो को 2 के स्पीड से देख सकते हो, 5 मिनट में समाप्त करके आगे बढ़ सकते हो, है ना दोस्तों। तो अब जो है अगला सवाल, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, किसके द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। यानी कि यहाँ पे आप चलिएगा एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 12 पेज नंबर 136 में आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपने ये पेज नंबर
स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण पढ़े होंगे इसमें। इसके पहले आप लोगों ने ये फिगर देख रखे होंगे, ठीक है। आप बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 130 पे आ जाइए और 130 पे आकर आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा इन एल्गी। अच्छा, एल्गी फंगस सब पढ़े होंगे। तो फंगस कवक कवक होता है, एल्गी क्या होता है, शैवाल होता है। हिंदी लिख ले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अगर शैवाल बोल दिया जाए तो ये फ्रेगमेंटेशन से बनता है, लेकिन कवक का बोल दिया जाए तो ये रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण से बनता है। और बीजाणु निर्माण से कौन बनता है, तो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न। तो ये हो जाएगा फर्न एंड कवक जो है ये बीजाणु निर्माण से बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन ईस्ट एंड कवक, ठीक है। ईस्ट एंड कवक ये सब फ्रेगमेंटेशन, जैसे शराब के लिए यानी इथाइल मिथाइल अल्कोहल के लिए, ठीक है। तो ये सब जो हो गया फर्न एंड कवक, ये सब किससे बनता है, तो बीजाणु निर्माण से। अब सवाल क्या कर रहा था दोस्त, यानी कि बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, प्रजनन होता है। तो इसमें फर्न भी हो जाएगा और कवक भी हो जाएगा। तो इसका आंसर इनमें से अधिक अगर रह गया, ठीक है, वन ऑफ द एबव हो गया, तो आप आंसर वो मार सकते हो। अगर इसमें से सिर्फ 4 सवाल ही ऑप्शन रहे तो आप जो है इसको छोड़ सकते हो, ये बीपीएससी जो है सही मानेगा, ठीक है। तो 2 सवाल आप रंग नहीं सकते हो, ठीक है, 2 आंसर। अब अगला सवाल कह रहा है, ये सवाल आपको एनसीईआरटी क्लास 7 से जो भी था समाप्त हो गया। अब क्लास 8 पे पहुंचते हैं। क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 2 में आप जाइएगा तो इसमें एक जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, जिसे आप प्लीहा ज्वर किधर गया, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। ये सोर्स जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी कि आप जाओगे चैप्टर नंबर कितना बताया था, हाँ चैप्टर 2 जाओगे, ठीक है, क्लास 8 में। तो यहाँ पे देखोगे कि कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एंथ्रासिस, ठीक है। व्हाट इज एंथ्रासिस, ये एंथ्रैक्स जो होता है इन्फेक्शियस संक्रमक रोग होता है, जो कि एनिमल्स एंड समटाइम्स इन ह्यूमंस दोनों में हो सकता है, ठीक है। ये स्प्रेड यानी कि फैलता कैसे है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा, जिसे वैक्सीलियस एंथ्रेस कहा जाता है, जो कि पाया जाता है सॉइल एंड इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड एनिमल्स। जैसे आप जो है कोई इन्फेक्टेड एनिमल है उसके पास यानी कि एंथ्रेक्स है तो आपको भी ये हो सकता है, तो इसे स्प्लैनिक फीवर भी कहा जाता है, यानी कि प्लीहा ज्वर, यानी कि मृत्यु थोड़ा हो ही जाता है, ऐसा बुखार रहता है, ठीक है भाई। चलो, ऑप्शन में आप टाइफाइड भी बुखार मार सकते थे, है ना, कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन एंथ्रेक्स थोड़ा सा इसमें ऑप्शन जो खेल गया। कह रहा है दोस्त अगला सवाल कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो तोड़ने की प्रक्रिया ये एनसीईआरटी क्लास 8 का है साइंस, जो कि चैप्टर कितना है 2 में आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिखा होगा कि ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू ए सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, जिसे अपघटन कहा जाता है, या फिर बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन मतलब यहाँ पे आप जैसे डिकम्पोजिशन, किसी सड़े गले पदार्थ डिकम्पोज हुआ, फिर उसे खाद बनता है, न्यूट्रिएंट साइकिल, फिर सॉइल स्ट्रक्चर एंड एग्रीगेशन यानी सिंचाई फसल उपजाने में मदद करता है, तो डिजीज सप्रेशन यानी कि बीमारियां कम फैलती हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ईस्ट क्या होता है, एल्कोहल बनता है किण्वन द्वारा। प्रकाश संश्लेषण पहला सवाल है, हमने देखा था कि किस तरह से क्लोरोफिल के कारण बनता है, ठीक है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। श्वसन रिस्पिरेशन एंड जो बाथिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, रिस्पिरेशन, इसमें सिर्फ यानी कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाकर बाकी जो है पूरे बॉडी में फैलाता है, इंक्रीज करता है। ओके, समझ में आ गया। ये सवाल बहुत ही अच्छा है और जो कि आपको क्लास 8 का है, चैप्टर 8 में एनसीईआरटी साइंस। आप खोल लीजिए बुक, सामने देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। कहेगा कि कौन सा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा आ जाएगा, तो स्टैटिक फोर्स, रोलिंग फोर्स,
हाँ, एज फ्रिक्शन इसे भी कहते हैं, ठीक है, तो फोर्स भी हो जाएगा। अच्छा, घर्षण बल तो ये हो गया, प्रभावी बल तो इनमें से कोई नहीं है चुंबकीय बल, तो आप जाओगे फोर्स एंड प्रेशर में, क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 8 है। तो यहाँ पे विदाउट बीइंग एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है, विदाउट बीइंग एनी कॉन्टैक्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो किसके कारण होता है, तो मैग्नेट के कारण, ठीक है। तो मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग फोर्स बिटवीन देम, ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट, यानी कि बाहर फेंक यानी कि जैसे रिपल्स कर देता है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपल्स करता है, फोर्स एंड अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग ए कॉन्टैक्ट। अच्छा अच्छा, एक होता है ये जैसे चुंबक है, तो सबसे ज़्यादा चुंबक तत्व कहाँ होती है, तो ये हो गया नॉर्थ, मान लो ये हो गया साउथ, तो ये नॉर्थ में ये पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के ठीक यानी कि अंदर और साउथ पोल के ठीक अंदर होता है चुंबक तत्व ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि बीच में भी नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर किसी मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, ठीक है, दो भागों में तोड़ दिया जाए, तो क्या उसकी चुंबकत्वता चली जाएगी, नहीं जाएगी। ये नॉर्थ था, साउथ था, फिर से ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, यानी कि करते जाएगा। अच्छा, इसकी चुंबकत्वता किस तरह से खत्म करते हैं मैग्नेटिक, तो इसको जो है गर्म करके, ठीक है, यानी कि आप जो है टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो इसकी जो है मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ गया, जैसे रोबोट में आपने देखा होगा कि जो उसकी मैग्नेटिक जो है कैसे खत्म करता है, टेम्परेचर बढ़ा के, रजनीकांत। ठीक है दोस्त, अगला सवाल कह रहा है, ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 47 में आप पढ़ोगे कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो बनाने से ज़्यादा जो है इसको सर्च करने में मेहनत लगी है। अब सर्चिंग का तो आप जो है बटन दबा ही सकते हो इसके लिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो है एक बार शेयर करके आ जाइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो अगले यानी कि सप्ताह फिर से हिस्ट्री का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वीडियो डाल दूंगा, और रिस्पॉन्स ख़राब रहा तो इतना मेहनत मैं क्यों करूं, 4-5 घंटा लग ही जाता है, ठीक है, सोर्स ढूंढने में। अगर आप ही करके देखोगे तो बहुत ही मेहनत लगेगा, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करना कितना मेहनत है, ठीक है, एक एक सवाल का सोर्स देखना, कौन से बुक को आया, पेज नंबर सर्च करना, उसका आंसर बताना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो देखिए, एक सबसे पहले प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे आप टंकी वंकी घर में लगाए होंगे तो पीवीसी का पाइप लाए होंगे, तो अगर मोड़ना हो या काटना हो तो वहाँ पे आग जला देते हैं, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तो वहाँ से आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अंतर जान गए, थर्मोप्लास्टिक पीवीसी एज लाइक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट। एक होता है मेलामाइन। अच्छा, इसमें तो मेलामाइन दे दिया है, अगर बेकेलाइट देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, नहीं, अगर ये आपने वीडियो देख रखा है तो नेक्स्ट में आप जो है सवाल को बना लेते आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कर सकते थे। देखिए, पंखा बंद करके जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, गर्मी तो है बहुत ही। चलिए, ये हो गया, ये सवाल डन हो गया ना। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी अगर यहाँ पे देता, मेलामाइन नहीं देता, बेकेलाइट नहीं देता, अगर आपको यहाँ पे दे देता जैसे कंघी बनाने में, ठीक है, खिलौने बनाने में विभिन्न प्रकार, तो पीवीसी यहाँ पे मार सकते थे, ठीक है दोस्त, वो भी मैं बता रहा हूँ। चलिए, अगला सवाल 45, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे, ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 का जो है चैप्टर 4 है, पेज नंबर जाके देखिएगा 47 आपको दिख जाएगा। तो आइए देखते हैं कहाँ से पूछा गया। तो चैप्टर नंबर 4 आ गए, पेज नंबर 47, यही था ना, पेज नंबर 47। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 4.2 में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जब पढ़ोगे तो लास्ट लाइन देखिएगा, जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू पर्पस ए मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन
एटम। तो 1856 में जन्म हुआ था, 1940 में इनका डेथ हो गया था। ये कौन थे? ब्रिटिश फिजिस्ट थे, ठीक है, जहाँ जन्म कहाँ लिए थे? चेतम हिल में, ठीक है भाई। बाकी नो ये जो पीडीएफ आपको है व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लोगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक व्याख्या किसने किया था? देखिए एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 पेज नंबर 32 में आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग भी बुक निकाल के रखिए, ठीक है, सामने में। चलिए आगे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जॉन डॉल्टन जी वाज बोर्न इन 1776। अब ये डॉल्टन जी के बारे में है, तो चलिए उनका थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी देखते हैं, ठीक है। दो पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलो। कितना? तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ ए वेरी टेनी पार्टिकल, यानी कि सभी वस्तुएं, पदार्थ जो होते हैं वेरी टेनी पार्टिकल से बने होते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? एटम्स। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में भी भाग लेते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, नहीं दिखते हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो होते हैं गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, यानी कि द्रव्यमान में होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम के पास जो होते हैं एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू कंपाउंड, ठीक है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ नंबर आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अब ऑप्शन देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक, तो ये स्थिर संगठन के नियम, एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम दिए हैं कंजर्व, तो ये बहु अनुपात का नियम दिए हैं, ठीक है। रेडियो धर्मिता नहीं दिए हैं जॉन डाल्टन, स्थिर संगठन नियम दिए हैं। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। चलो 83 निम्नलिखित में से कौन से द्रव्यकरण के लिए उपस्थित, देख रहे हो पसीना, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गैसों के द्रव्यकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप जब क्लास 9 का चैप्टर 1 पेज नंबर 8 में आ जाओ, आगे आशा करता हूँ आप लोग आगे होंगे। अब वहाँ पे देखो, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्यूफाई गैस। यही लिक्यूफाई गैस यहाँ पे हिंदी में पूछा है, गैसों का द्रव्यकरण। बस इसको गैसों का द्रव्यकरण कर दो, गैसों का द्रव्यकरण, ठीक है, ये नहीं होगा। तो इफ यू हैड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ द प्रेशर, है ना, डिक्रीज प्रेशर एटमॉस्फेयर। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने चाहते हैं कि जो होगा टेम्परेचर कम होगा और दाब ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा और दाब ज़्यादा होगा, तो अंडर हाई प्रेशर दाब ज़्यादा टेम्परेचर कम, तो गैसों का द्रव्यकरण हो सकता है। अच्छा, ये आपने पढ़े होंगे, सॉलिड से लिक्विड डायरेक्ट बन जाता है तो मेल्टिंग, ठीक है, लिक्विड से गैस बन जाता है इवापोरेटिंग, गैस से फिर से बनता है लिक्विड तो निर्जलीकरण कहते हैं ना, डिकम्पोजिशन, फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाता है तो संघनन बनता है, कंडेंसन। ये सब पढ़े होंगे साइकिल, ठीक है, आशा करता हूँ। चलिए अगला सवाल, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आप एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 5 में पेज नंबर 50 में जाओगे तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे मिल जाएगा कि लाइफ इज द सेल, यानी कि कोशिका, विच सर्व बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका होगा, ठीक है, ना कि उत्तक होगा वायु, ठीक है। तो उत्तक आप लोग मार के नहीं आइएगा, ठीक है। अब कह रहा है अगला सवाल दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? अब आ जाइए क्लास 10, क्लास 9, 7, 8, 9 खत्म हो गया, अब 10 से 5-6 सवाल होंगे, ठीक है। तो क्लास 10 चैप्टर 2 पेज नंबर 36 एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है, आ गए यहाँ पे, आप लोग भी पेज नंबर खोल लिए होंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 31 पे चलाइए,
यहाँ पे बेकिंग सोडा के बारे में ना, हाँ, इज ए हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। अच्छा, इसमें एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक आप पढ़े होंगे, ठीक है, उष्मा छोपी उष्मा सेपी इसी में पढ़े होंगे, इसी चैप्टर में, चलिए केमिकल रिएक्शन में वो पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं यूजिंग ऑफ बेकिंग सोडा। तो इट इज आल्सो यूज्ड इन, यानी कि थर्ड में आएंगे तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए कहाँ से पूछा है, लाइन उठा के पूछ दिया है, देख रहे हो NCERT लाइन, तो इसलिए कहते हैं NCERT जो है ज़्यादा। तो यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनेट विलियन दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ पे बाई कार्बोनेट दिया गया, यहाँ पे कार्बोनेट विलियन है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, Na2CO3 नहीं होगा, इसमें एल्युमिनियम सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल ये तो होगा ही नहीं। तो बाई कार्बोनेट आपको ध्यान यहाँ पे देना था, ठीक है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको कहते हैं, या फिर सोडियम, हाँ यहाँ पे दिया होगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, दिया है ना। चलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाई कार्बोनेट का विलयन सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सवाल कह रहा है कि उष्मा एक्सोथर्मिक, देखिए लगले आ गया, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक आपने पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, उष्मा का रिलीज होता है। इंडोथर्मिक में हीट का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो अब आइए पानी का वाष्पीकरण में क्या होगा। तो पानी का वाष्पीकरण जब आप करोगे तो चलिए पेज नंबर कहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पे देख लिए पेज नंबर 7, क्लास 10th का जो है चैप्टर 1 ओपन कर लीजिए बुक, आ गए हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे सारा दिया गया है, CaQ क्लाइम चूना वाटर विथ वाटर के साथ तो हीट प्रोड्यूस हुआ, चलो कोई बात नहीं। वर्निंग ऑफ कोल, इसमें क्या हीट हुआ, H2। चलो वर्निंग ऑफ नेचुरल गैस H2, रिस्पायरेशन इज एंड क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे CH4CaO क्लाइम दिया है, H2 और CS कार्बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया है। तो बिना बुझे हुए चूने का प्रतिक्रिया तो कराया था, क्यू क्लाइम बिना बुझा हुआ चूना, यही होगा ना, बिना कहाँ भाई कहाँ, नहीं यहाँ पे होगा है ना। तो क्यू क्लाइम का रिएक्शन H2O के साथ कराया था जो कि हीट दिया था, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये तो होगा ही। एक सेकेंड रुक जाओ, मेरा एक आदत है कि मैं जब तक डिफाइन नहीं कर देता हूँ अच्छे से, मैं मतलब लगता है कि मैं समझा पाया हूँ सवाल को, तब जाकर जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, ना कि सवाल पढ़ा यहाँ वो ये कर दिया बता दिया। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ BPSC। तो मैं सोचता हूँ कि जो है मेरे भाइयों के साथ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो तैयारी करिए, आप भी कीजिए, हम भी कहते हैं साथ में, ठीक है। दो मतलब भाई समझ के या दोस्त समझ के लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू क्लाइम, तो आंसर तो हो गया ना क्यू क्लाइम। चलिए अब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या था, H2SO4, हाँ था, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। चलो ये आ गया। कपूर था, कपूर का उर्ध्वपातन नहीं हुआ था, तो 4 वाले ऑप्शन जो भी हैं हटा दो। अब ये 3 नहीं इसमें दिख रहा, हटा दो। देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप जो है बंदे बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत सारे सवाल हमने डील किए हैं मॉक में। देखिए जब हम मॉक लगाते हैं तो यहाँ पे लाइव लगाते हैं, और किस तरह से एलिमिनेट ऑप्शन करते हैं, और 30 सेकेंड 20 सेकेंड कौन से आंसर कौन से सवाल कितने मिनट के हैं वो भी बताते हैं, कितने सेकेंड में हमको करना चाहिए, ताकि आप जो है एग्जाम में पैनिक ना हो और आप लोग अच्छे से कर लो, ठीक है दोस्त। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्लास 10th का है। कहना है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश को अवशोषित करना। तो ये NCERT साइंस क्लास 10 चैप्टर 5 पेज नंबर 82 के चलते हैं, सोर्स बता देते हैं, ठीक है। ऐसा ना लगे कि मैं कहीं से भी उठा लिया हूँ। तो आप यहाँ पेज नंबर कहाँ पे आ जाओगे, पेज नंबर 82 पे आओगे तो यहाँ पे एक फिगर मिलेगा जो कि फोटोसिंथेसिस का कराया गया। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल द्वारा, फिर कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी किसमें, केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसके द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिट के कारण। ये कैसे हुआ, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड प्रोसेस रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन समझते हो, ए रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, जो उष्मा को, इसमें इसमें रिडक्शन क्या होगा, उष्मा को दे रहा, उष्मा को ये ऑब्जर्व पहले किया, ठीक है, तो रिडक्शन कहलाया। अब देता तो एक्सोथर्मिक कहलाता, तो इंडोथर्मिक रिडक्शन ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लिया टू कार्बोहाइड्रेट, किसके द्वारा, पेड़ में, पत्ते में जो भी कार्बोहाइड्रेट थे उनसे जो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है दोस्त। ये 3 स्टेप आपको, तो ये क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो क्या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। देखिए प्रकाश को क्या किया था, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है, लाइन से उठा के दे दिया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप जाइए, ठीक है दोस्त, और वहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे सवाल एक्सरसाइज में आपको हूबहू बता गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्या करना है कि 2 एलिमेंट को रिएक्शन करना है, उसको जो है एक प्रॉपर जो है कंपाउंड बना के दे, ठीक है, एक धातु बना के दे। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर मेटल क्या बन सकता है, नहीं बनेगा कॉपर मेटल। Mg यानी कि MgCl2 सोल्यूशन एंड अल्मोनियम मेटल बन सकता है, नहीं। Fe सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, नहीं। AgNO3 कॉपर मेटल ये बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। देखिए एक इसी से एक बीपीएससी थर्ड में पूछा गया है, बीपीएससी जो अभी थर्ड में बीपीएससी थर्ड हुआ था 3.0, उसमें पूछा गया है कि फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नोट विथ जिंक, यानी कि फूड कैंस जब भी कोई भोजन पैक किया जाता है, ठीक है, फूड डिलीवरी के लिए, तो वो कोटेड किया जाता है टिन से, ना कि जिंक से। ऐसा क्यों, क्योंकि जिंक इज हाई रिएक्टिव दैन टिन, इसीलिए होता है भाई। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए इससे 2 सवाल मिला, यानी कि बीपीएससी जो भी पूछेगा उनका सोर्स एनसीईआरटी ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। अच्छा ये मैं हूबहू क्यों उठा के ले आऊँ, मैं टाइप करके भी ला सकता था ताकि आपको दिखा सकूं कि जो है पेपर का है सवाल, ठीक है, कहीं से उठा के नहीं लाया गया है। तो कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, आइए, ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 12 बायोलॉजी, आप चाहे तो क्लास 7 में भी इसका देख सकते हो, ठीक है। ये क्लास 12 रेफर इसलिए किया ताकि आपको लगे कि 12 तक पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप ये क्लास 7 में भी देख सकते हो भाई। चलो कैसे, यहाँ पे संयोजी उत्तक देखिए क्लास 6 का है टिश्यू में, ठीक है, ये 7 का ही मैंने लाया। तो यहाँ पे देखेंगे कि रक्त, यह क्लास 9 का है भाई, टिश्यू क्लास 9 का है, ठीक है, सॉरी। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं होती है। तो रक्त का तरल भाग होता है क्या, प्लाज्मा। प्लेटलेट्स का क्या काम है, और आरबीसी होमोग्लोबिन से बनता है, ठीक है। अच्छा ये डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये सब आप लोग, रक्त प्लेटलेट्स भी ये जो है यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स जैसे कम जाता है तो व्यक्ति देखे और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, तो इसलिए प्लेटलेट्स बनाए रखना। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा रेडिएशन होता है जो बॉडी थेरेपी में दिया जाता है, ठीक है, बॉडी की थेरेपी, बॉडी के आराम करने में दिया जाता है। तो एनसीईआरटी साइंस क्लास 12 चैप्टर 8 फिजिक्स में आप पढ़ोगे, जाओगे पेज नंबर 8 पॉइंट, फिर इसमें देखोगे कि इंफ्रारेड वेव में आप यहाँ पे फिजिकल थेरेपी देखते होगे। देखो इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, बस यही देखना है भाई, लाइन से उठा के दे दिया गया इंफ्रारेड विकिरण, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो। अच्छा एक सवाल और है क्या, नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो लगता है 25 सवाल कर ही लिए। थैंक्स, कमेंट करना नहीं भूलेंगे और लाइक तो बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जो है अपनों दोस्तों के साथ
जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 30 मिनट का वीडियो भी हो गया, मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं बिना समझाए रह भी नहीं सकता हूँ। हर सवाल को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मुझे संतुष्टि हुई और सामने वाला भाई समझ में आ गया उसको, तो मैं ही यानी कि आगे सवाल बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्त, तो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका हिस्ट्री का भी लाऊंगा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा कल लेकर आऊँगा। ठीक है, अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।